इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के चैप्टर वाइज जो कि 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू हैं उन सभी को देखने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के इसमें कवर अप करने की कोशिश करें जो भी रिवाइज सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो सो लेट्स बिगिन। शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब से लेकर कब तक चला? तो वो चला था 1914 से लेकर 1918 तक। कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। 1939 से लेकर 1945। जो 1945 से लेकर 1991 तक क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर एरा। इसके अलावा फिर 1991 से लेकर 19 अभी क्या चल रहा है? 2022। तो इस टाइम क्या चल रहा है? यूएस हेजेमनी, अमेरिकी वर्चस्व, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। तो अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है 1991 से लेकर आज तक। आज पूरे विश्व में सुपर पावर कौन है? अमेरिका। सो लेट्स बिगिन। सेकंड क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा और नागासाकी में बम कब गिराया था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ था? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसका अंत हुआ था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था। तभी मैंने जो बताया कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो कैसे एंड हुआ था, तो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराकर। और कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड? तो 1945। ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, ध्रुवीय यानी धुरी राष्ट्र बोले तो एक्सिस पावर, और नीचे है मित्र राष्ट्र यानी अलायंस पावर। तो कौन कर रहा था उसकी? तो जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। इसके मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था? तो अमेरिका, फ्रांस और रूस। यहाँ पे बाकी में ऑप्शंस दिए ही नहीं है, हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये थे मेन। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? अभी मैंने बताया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इसको हम ऑप्शन ए को मान सकते हैं क्योंकि उस टाइम लगभग ये वॉर चल रही थी। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो शीत युद्ध हुआ इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। यस, एक प्रतिस्पर्धा थी, एक कंपटीशन था। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। इस युद्ध में हथियारों की होड़ थी और अमेरिका सीधे युद्ध हुआ। सीधे युद्ध कहीं पे भी नहीं हुआ था, ये माइंड गेम था, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? तो उस पर तटस्थ रहने की जो नीति है वो प्रकाश नहीं डालती। जो तटस्थ रहने की नीति को अपनाना ये गलत है, उस पर कहीं नहीं कहा गया तटस्थ रहना। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? कौन सी दो सुपर पावर थी जिसका जो सेंटर था वो जिसकी जो पावर्स थी वो सेंटर में थी? तो कौन कौन सी पावर थी? अमेरिका और सोवियत संघ। कहाँ लिखा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? दो गठबंधन थे, ये है यूरोप। एग्जाम्पल ले ली, समझ लेते हैं, ये है यूरोप, इसके अंदर है यूरोप। तो दो इसके हिस्से करेंगे, एक तरफ हो जाएगा पश्चिम, ये जो हिस्सा हो जाएगा क्या हो जाएगा? पश्चिम।
और एक तरफ हो जाएगा पूरब। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। एक हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और एक पूरब। तो पश्चिम की अगुवाई कौन कर रहा था? तो वो थे अमेरिका। और पूर्वी यूरोप की अगुवाई कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ। तो यही पूछ रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो रूस या सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियां कौन कौन से देश उभर कर सामने आए थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ 2 सुपर पावर थे जो उभर कर सामने आए थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ। किन किन 2 देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ शीत युद्ध को जन्म दी? कौन से 2 देश थे? तो ये आंसर वही है, अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? एक ही आंसर है, बस क्वेश्चन बदल दिए जा रहे हैं। तो कौन कौन से थे 2 ध्रुव? तो अमेरिका और सोवियत संघ। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था? तो वो सोवियत संघ के एक महासचिव थे। तो यहाँ ऑप्शन येल्तसिन कौन, किस देश के राष्ट्रपति थे? शुद्ध बोरिस येल्तसिन थे, वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। लेकिन सोवियत संघ तो टूट गया था, तो वो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे रूसी गणराज्य। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे कि जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। फिर आए थे स्टालिन, उनके उत्तराधिकारी। फिर निकिता क्रुश्चेव, जिन्होंने 1962 में जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, उस टाइम थे वो वहाँ के राष्ट्रपति। तो पहले हो गए व्लादिमीर लेनिन, फिर स्टालिन, फिर निकिता क्रुश्चेव, देन और आएंगे फिर 5th है हमारे मिखाइल गोर्बाचेव, देन बोरिस येल्तसिन। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, और जो बोरिस येल्तसिन थे वो रूस के पहले राष्ट्रपति थे। तो बोरिस येल्तसिन यहाँ पे ऑप्शन। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ था? तो जो 2 खेमों में बंटने का खतरा अप्रैल 1949 में नाटो की तो कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवा किसने की थी? तो सोवियत संघ ने की थी। कौन है? सोवियत संघ। 1955 में बनाया गया। नेक्स्ट है, महाशक्तियों के बीच खींचतानी का मुख्य अखाड़ा क्या था? तो जो महाशक्तियों के बीच खींचतानी चल रही थी उसका मुख्य अखाड़ा था यूरोप, क्योंकि यूरोप 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक था पूर्वी यूरोप और एक था पश्चिमी यूरोप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 देशों को मिलाकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब की गई थी? तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, तो वहाँ पे बेलग्रेड में 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो किसके लिए था? तो अमेरिका। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? तो 1945, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड, आप जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो अमेरिका और जो रूस थे एक साथ एक ही गुट में लड़ रहे थे, लेकिन ये विचारधारा के कारण अलग हुआ 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ऐसी स्थिति आना
आरंभ हो गई थी। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो कैसी थी? एक सक्रिय और हस्तक्षेप नीति थी। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो वो थे 25, लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो टूवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, व्यापार के लिए एक नई नीति की ओर। महाशक्तियों द्वारा सैन्य गठबंधनों की विशेषता बताने में कौन सा कथन सही? तो इस ऑप्शन यू हैव टू कमेंट। ऑप्शन डी हालांकि सही होगा। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये एकदम गलत। सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीएटो और सेंटो। सीएटो का फुल फॉर्म है SEATO, सीएटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो CENTO, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, और उसको बोलते दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसके अलावा है एक और जो संधि संगठन है वो है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? वो थी अमेरिका। इसके अलावा जब आता है वारसा पैक्ट की बात करते हैं, वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट की स्थापना किसने की थी? तो जो वारसा पैक्ट था उसकी स्थापना की थी सोवियत संघ ने। तो इन तीन, ये जो यहाँ तीन दिख रहे हैं, ये सीएटो, सेंटो, नाटो, इसकी स्थापना अमेरिका ने की थी, और जो वारसा पैक्ट था इसकी स्थापना की थी सोवियत संघ ने। इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के कई सारे देश हैं जो इसके जनक देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके जनक देश हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रहा था उस टाइम। तो कौन कौन से देश हैं? इन 5 देशों के नाम आपको याद रखना। पहला जो है वो है भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, और घाना के वामे एनक्रुमा। घाना के वामे एनक्रुमा। और पहला होगा भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के वामे एनक्रुमा। तो ये हो गए 5। तो इनमें से कौन नहीं था उसका नेता? तो जो थे, तो कौन कौन से नहीं थे उस पर डिस्कस करेंगे। तो सुकर्णो, अराफात, मार्शल टीटो, पंडित। तो सुकर्णो शुरू में नहीं थे, जनक नहीं कहे गए। जनक 3 देशों को मेनली कहा जाता है, तो वो अलग। दो ध्रुवीय विश्व का पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो पूर्वी गठबंधन था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है? तो शीत युद्ध से पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो अक्टूबर 1990। हालांकि यहाँ करेक्ट ऑप्शन तो नहीं लगा। उसके जो एकीकरण हुआ था वो बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 9 नवंबर। 9 नवंबर मेरे पास 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को जो बर्लिन की दीवार थी वो गिर गई। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता था, 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन हुआ था। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसका प्रारंभ हो गया था, तो 1944 भी मान सकते हैं। हालांकि 1945 ज़्यादा करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ 44 बोला गया तो उसी को
CBSE जैसे बोल रहा है वैसा ही। शीत युद्ध के समय पूंजीवाद गुटबंद का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो पूंजीवादी नेतृत्व था उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। चलिए अब देखते हैं सेकंड चैप्टर के MCQ। ये थे फर्स्ट चैप्टर के MCQ। सेकंड चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यहाँ चल रहा था शीत युद्ध का दौर। नेक्स्ट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी शीत युद्ध का अंत। सो लेट्स बिगिन द MCQ ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो शीत युद्ध के प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था? तो कब गिरा? 1989 को गिरी थी। तो 1980 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी 1951 में। 1951 में बनाई गई थी बर्लिन की दीवार। और गिरी कब थी? 9 नवंबर 1989 और बनाई गई थी 1951 को। किस वर्ष समाजवादी क्रांति के पश्चात USSR अस्तित्व में? तो 1917 में हुई समाजवाद की रूस में 1917 की समाजवाद क्रांति के बाद USSR अस्तित्व में आया सन 1917। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? तो वो 15। सोवियत संघ कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1979। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत संघ रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार की प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? तो जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो इसका परिणाम नहीं था। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हुआ। हाँ, प्रथम दुनिया का अंत हुआ ना। शीत युद्ध का आरंभ गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट होगा। शॉक थेरेपी के मॉडल किस पर लागू किए गए थे? तो वो साम्यवादी देशों पर लागू। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? तो साम्यवादी देशों की उद्योग चपेट में आ गए थे। अब यहाँ पे दो सुपर पावर्स थे, एक था अमेरिका, एक था अमेरिका और दूसरी ओर था सोवियत संघ। तो जो शॉक थेरेपी का था उस पर किस पे परिणाम पड़ा था? तो मेनली तो वो पड़ा था सोवियत संघ पर परिणाम। ये सोवियत संघ, इस पे मेन परिणाम पड़ा था। अब सोवियत संघ का ये किंग है कौन है? बोरिस येल्त्सिन, वहाँ के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। अमेरिका है। आपको कमेंट करना कि जिस टाइम बोरिस येल्त्सिन अमेरिका के बोरिस येल्त्सिन जो थे वो रूस के पहले राष्ट्रपति थे, उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति। विघटित यूगोस्लाविया दो भागों में टूट गया था। यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया था। कौन कौन से? एक था चेकोस्लोवाकिया, वो दो भागों में टूटा था। एक था चेकोधन स्लोवाकिया और जो ये था यूगोस्लाविया, ये कई प्रांतों में टूटा था, जिनमें से कुछ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित। बहुध्रुवीय विश्व विघटित यूगोस्लाविया के कौन से देश शामिल नहीं थे? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नहीं था। कौन कौन से शामिल थे? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना। ये तीन तो अब भी बोला मैंने नाम। बहुध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है?
तो विश्व में कोई महाशक्ति ना हो, कोई एक ठो महाशक्ति ना हो, कोई एक महाशक्ति हो, दो महाशक्ति हो, अनेक महाशक्ति। ऑप्शन सी के ज़्यादा चांसेस रख रहे हैं। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था। जो नौकरशाही थी उसका नियंत्रण अधिक था। वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था थी जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी संपूर्ण सोवियत क्षेत्र जन सामान्य को संतुष्ट रखा। तो ऑप्शन डी है वो इसका ऑप्शन नहीं। दूसरी दुनिया निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो सोवियत संघ खुद ही दूसरी दुनिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। दूसरी दुनिया में नहीं था, तो अमेरिका नहीं था। ऑप्शन बी। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? तो वो सोवियत संघ से संबंध। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? सोवियत संघ का विघटन वो उससे संबंधित नहीं है। तो गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। तो ऑप्शन डी है वो इससे संबंधित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा है? तो बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये 3 बाल्टिक गणराज्य। तो कौन सा नहीं होगा? तो रूस नहीं होगा। विश्व युद्ध में 2 ध्रुव कौन 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 थे? तो 2 ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन बी, ब्रिटेन और फ्रांस। समाजवादी क्रांति कब हुई? ये पूछ रहे समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पूर्व। जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है उसके निर्माण से पूर्व। समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो हालांकि मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही। येल्तसिन। येल्तसिन बोले तो बोरिस येल्तसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? जो बोरिस येल्तसिन थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो बोरिस येल्तसिन थे वो रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। रूसी गणराज्य, क्योंकि वो रूस के पहले राष्ट्रपति थे बोरिस येल्तसिन। लेनिन के जीवन काल माना जाता है, जो लेनिन है उसका जीवन काल कब से कब तक माना जाता है? तो जो लेनिन है उसका जीवन काल 1970 से लेकर 1924 माना जाता है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कौन सी? तो मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी और पूंजीवाद के विरुद्ध थी। उसमें न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, बेरोजगारी नहीं थी, लोगों को जो मिनिमम चीज़ें होती हैं जो जीवन सर्वाइव करने के लिए वो सुनिश्चित थी। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी उसमें समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, सही है। उत्पाद के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, नियंत्रण होना, हाँ। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू में नियोजन और नियंत्रण राज्य का था। तो ऑप्शन सी, हालांकि मुझे लग रहा है हाँ ऑप्शन सी। शीत युद्ध में सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन की दीवार खड़ा किया जाना। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन की जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर में नाजी पार्टी का उत्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए होने की संभावना है, ऑप्शन ए सही। पूर्वी जर्मनी के लोग बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? तो बर्लिन की दीवार कब गिरी थी इस डेट को यार, 9 नवंबर 1989। तो ऑप्शन सी। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो सोवियत अर्थव्यवस्था है, जो सोवियत संघ है उसकी इकोनॉमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व
या कह सकते हैं नियंत्रण था। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और राज्य का स्वामित्व। तो जो ऑप्शन सी यहाँ पे वो गलत, सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? जो सोवियत संघ था वो टूट गया था कई समय, तो उसके विघटन का परिणाम नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, CIS का निर्माण, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का दबदबा, मध्य पूर्व संघर्ष। तो ऑप्शन डी। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। सो लेट्स बिगिन। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, थर्ड चैप्टर है। US हेजेमनी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? जो प्रथम खाड़ी युद्ध है उसे किसे कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इराक और ईरान की लड़ाई को, नो। इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को, अफगानिस्तान की लड़ाई को, और भारत पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इराक और कुवैत की लड़ाई को। शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? जो शीत युद्ध का अंत हुआ तो किसका उभार हुआ था? अमेरिका, ऑप्शन बी। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम कहा जाता है। तो एक ध्रुवी विश्व का दौर कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब हुई थी? तो 1991 अगस्त 1930 में इराक ने किस पर हमला किया था? तो कुवैत पर हमला किया था। इराक ने किस पर हमला किया यही पता है तो डेट की जरूरत। अगस्त 1930, डेट शायद कुछ गड़बड़ टाइपिंग हो गई, बस टाइपिंग में मिस। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो शीत युद्ध का 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991। और शीत युद्ध के अंत का जो प्रतीक है किसे माना जाता है? तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक वो 9 नवंबर 1989 में गिरी बर्लिन की दीवार को माना जाता है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1951 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए किस बात की अनुमति दे दी? तो बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण दी थी? तो किस कारण दी थी? तो इराक को कुवैत से मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए जाने को। क्या दिया था उन्होंने? जॉर्ज बुश ने कहा था ये नई विश्व व्यवस्था है। नेक्स्ट, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? जो समकालीन विश्व व्यवस्था चल रही है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देश के व्यवहार पर अंकुश लगा सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, सही है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करे उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई विश्व में सरकार मौजूद नहीं जो व्यवहार पर अंकुश लगा सके। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध है, किससे संबंध है? अमेरिका द्वारा अपने लगभग। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मुख्य सेना कौन सी थी? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के 4 नाम है। 4 कौन कौन से नाम है? पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये तो खुद ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अभियान था। दूसरा है कंप्यूटर वॉर। इसको कंप्यूटर वॉर क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो कंप्यूटर वॉर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका टीवी पर व्यापक कवरेज था। तीसरा इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता था। वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका टीवी पर व्यापक कवरेज था।
फोर्थ इसको कहा जाता था। तो जो फोर्थ, इसका जो सरल सा नाम है एकदम, पहला हमने समझ लिया। पहला तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, और फोर्थ आपको कमेंट करने की कोशिश करनी है। फोर्थ काफ़ी सरल है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मुख्य नेता, मुख्य सेना किसकी थी? तो वो थी अमेरिका की। और प्रथम खाड़ी युद्ध, इसका चौथा नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो 4 नाम आपको आई होप समझ गए होंगे। कौन कौन से 4 नाम है इनको याद कर लेना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को डेजर्ट स्टॉर्म। वीडियो गेम वॉर, इसमें अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, इसलिए इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का वो वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। इस वीडियो गेम में हम खेलते तो भाड़ भाड़ कितने बड़े बड़े बम का प्रयोग करते हैं, फ्री फायर में किसी को भी उड़ा देते, तो ऐसे ही अमेरिका ने भी किया था। और इसको कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका टीवी पर जो था व्यापक कवरेज था। फोर्थ थिंग जो है वो इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, इन्हें फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसमें तथाकथित, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है। जो मैं बताता हूँ वो उसी पे बेस एमसीक्यू होते, उसी से रिलेटेड होते। तो आपने जो बात सुनी होगी तो आप खट से उन एमसीक्यू का सॉल्यूशन बता सकते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ था? जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो वो किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी को। 1992 के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया था? तो क्लिंटन ने हराया था। किसने? क्लिंटन। अब क्लिंटन ने क्यों हरा दिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो जो क्लिंटन के हराने का जो मेन रीज़न था वो था क्लिंटन सरकार ने जो सैन्य शक्ति, लोगों की सुरक्षा और सैन्य शक्ति जैसे कठोर राजनीति की जगह उन्होंने विश्व लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे कठोर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो क्लिंटन का आपको ये समझ आ गया। सेकेंड, इस पे 4 ऑपरेशन हुए थे मेनली। जो 4 ऑपरेशन आपको चारों पता रहेंगे तो आप इन एमसीक्यू को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मुझे 4 ऑपरेशन याद है और ये काफ़ी सरल भी हैं। तो पहला जो ऑपरेशन हुआ था वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके अलावा हुआ था एक और ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड्यूरिंग, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराकी फ्रीडम तो धड़ाधड़ तोड़ा फोड़ा वाली था अमेरिका का। पूरे इन चारों ऑपरेशन में अमेरिका की हेजेमनी, यानी अमेरिका की जो सुपर पावर है वो दिखने की कोशिश होती है कि अमेरिका किस प्रकार अपने आप को सुपर पावर शो करने की कोशिश करता है। तो जो पहला था, अमेरिका ने किस प्रकार अपने आप को सुपर पावर शो करने की कोशिश की, तो हम पहले देख लेते हैं। पहले जो सॉल्यूशन है, पहले जो है हमारा ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इन चारों ऑपरेशन को समझ लेते हैं, इस सबको एमसीक्यू करने में काफ़ी आसानी हो। तो पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसके 4 नाम तो अभी बताए तो याद हो गए होंगे। तो डेजर्ट स्टॉर्म, इसको डेजर्ट स्टॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये नाम दिया था। बहुत सरल है। तो क्या हुआ था? सितंबर अगस्त 1989 में, अगस्त 1990 में लेते, अगस्त 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। कहा तुम्हें जो करना है करो, बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। तो क्या हुआ? 36 देशों की मिलीजुली सेना और 36 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त कर दिया। अब इसी को कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध, वीडियो गेम वॉर। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए, यही बस इतना ही है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? 1990 में, अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन ने इराक पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। जब बल प्रयोग की अनुमति दे दी तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो 36 देशों की मिलीजुली सेना और 6,60,000 देशों की
भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसी के चार नाम अब सभी जानते होंगे। अब हम देखते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इन ऑपरेशन इनफाइनाइट ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब ये क्या था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच? तो मेन पॉइंट है तो जो नैरोबी केन्या है ना, नैरोबी की राजधानी केन्या और तंजानिया दार es सलाम है तो क्या हुआ 1998 में ये चारों। पहले तो आप डेट देख लीजिए। जो पहला हुआ था वो हुआ था अगस्त 1990 में। अगस्त 1990 में पहला अभियान हुआ था। क्या हुआ था ऑपरेशन इन डेजर्ट स्टोर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म पहला हुआ। दूसरा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जो इराकी फ्रीडम हुआ था वो था 1998 में। थर्ड हुआ था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, वो हुआ था 2001 में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में। तो पहला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म 1990 में हुआ था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में हुआ था 1998। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये बहुत बड़ा था, विश्वव्यापी युद्ध था, इसी में 9/11 का हमला हुआ था, उसको भी हम अभी आगे समझेंगे। और 2003 में हुआ था ऑपरेशन दूध। So let's see the second operation, Operation Infinite Reach. Infinite। तो जो इनफाइनाइट रीच था वो नैरोबी के वो कब हुआ था? नैरोबी केन्या और दार es सलाम तंजानिया जो कि अमेरिकी दूतावास थे 1990 क्लिंटन के दौर में। नैरोबी केन्या और दार es सलाम तंजानिया कि अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद जो क्लिंटन, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन थे, उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की अनुमति दे दी थी। अब इस अभियान के अंतर्गत क्या हुआ था? तो अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के तालिबान शासक पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। एंड्यूरिंग एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था ये 9/11 की घटना से संबंधित। तो 19 विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने व्यवसाय के लिए जिस जहाज का प्रयोग किया जाता उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी व्यावसायिक जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। तो 4 जहाज थे। पहला जो जहाज था वो कहाँ टकराया था? तो 9/11 की घटना समझे। 19 अरब देशों के विभिन्न अपहरणकर्ताओं ने व्यावसायिक जहाज़ों दो में व्यावसायिक जहाज़ों को कब्जा कर लिया। अब ये कहाँ कहाँ गिरे इसको मेनली याद रखना है। तो पहला विमान
गिरा था न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी दूतावास। न्यूयॉर्क स्थित पेंटागन में पहला गिरा था। वर्जीनिया के पेंटागन, पेंटागन कहाँ स्थित? वर्जीनिया के पेंटागन में। दूसरा न्यूयॉर्क स्थित टावर थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया। जो तीसरा विमान था उसे अमेरिकी तीसरा 2 विमान तो वहाँ टकरा गया। जो चौथा विमान था उसको अमेरिकी कांग्रेस से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया था। तो ये हो गया 9/11 की घटना। अब आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान के अंतर्गत उन सभी को निशाना बनाया गया जिस पर 9/11 का शक था। इस अभियान का मुख्य निशाना कौन कौन थे? तो जो मुख्य निशाना थे वो थे जिसने आतंकवादी संगठन फोर्थ ऑपरेशन है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में चला गया था। अब ये कब चला गया? तो 19 सितंबर 2003 को, 19 सितंबर 2003 को। तो इराकी फ्रीडम में क्या हुआ था? जो अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था, गया और सैन्य हमला। कोलिशन ऑफ विलिंग्स में शामिल 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, फिर भी कर दिए लो। और इसकी जो मेन बात थी वो थी कि दिखावे के लिए कहा गया कि यह अभियान वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी दिखावे के लिए कहा गया कि यह अभियान संयुक्त संहार के हथियार जो होते हैं बनाने से रोकने के लिए किया गया, लेकिन मकसद तो कुछ और ही था। जैसे इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना, इराक के जो तेल भंडारों में उस पर चीन अमेरिका का कब्जा करना। नेक्स्ट थिंग जो है, इस पे जो अमेरिका तो चला गया, सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद मिनटों में जाती रही, लेकिन अमेरिका इराक को शांत करवाने में असमर्थ था। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने MCQ। 1992 में चुनाव में जॉर्ज बुश की किसने जगह ले ली थी? तो वो थे बिल क्लिंटन। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? तो इस पे डेट बड़ी इंपॉर्टेंट। तो 9/11 की घटना कब हुई थी? आगे बंद करो। 9/11 की घटना 2001, अभी मैंने बताया। तो 2001 मानेंगे ऑप्शन ए, सितंबर 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा किस देश की राजधानी नहीं है? तो बगदाद है, तेहरान है, पटना, चेन्नई ही नहीं, चेन्नई राजधानी। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में किस लक्ष्य को अमेरिका ने नहीं प्राप्त किया था? तो पहला है कानून व्यवस्था, उन्होंने प्राप्त नहीं की। जीता भी था, उन्हें अपराध भी करे, दंड भी दिया, लेकिन कभी कानून व्यवस्था का पालन नहीं। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इराकी फ्रीडम पर हमला के लिए इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। सही, अभी मैंने बताया आपको। इराक पर हमला करने का कारण बताएगा कि यह हमला सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। यह अभियान पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई। ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति नहीं दी। ये 2 बात याद रखना। जो पहला अभियान हुआ था कुवैत को मुक्त कराने के लिए, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दी थी, लेकिन जब इराकी फ्रीडम हुआ तो उस टाइम अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका स्थित पेंटागन क्यों मशहूर है? जो पेंटागन है, तो अमेरिका के रक्षा विभाग का वहाँ पे क्या है, मुख्यालय है, इसलिए वो काफ़ी
फेमस। 9/11 की घटना अमेरिका के क्या के लिए क्या स्थान रखती है? छोटी घटना, बड़ी घटना, अब तक की सबसे बड़ी घटना थी यही। अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। आज के पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वर्जीनिया स्थित पेंटागन में, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उस पे जाके हमला कर दी। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क स्थित, उस पे जाके दोनों तरफ से, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से जाके विमान टकराए वो। और इसके अलावा जो तीसरी है वो अमेरिकी कांग्रेस पे हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तो पेंटागन में वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिरा था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 हैं। बेजनेव किस देश के राष्ट्रपति? बेजनेव किस देश के राष्ट्रपति? सोवियत संघ के। बेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुई थी? पहला खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो 1991 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर में वो किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको 4 नाम बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये इससे एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो जरूर इससे देख ले कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म किससे संबंधित है। तो वो प्रथम खाड़ी युद्ध, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म बोलते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म बोलते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो वो था अमेरिका। उपेक्षा उससे संबंधित मतलब सही, हाँ ठीक है, उसी की वो चाहता ही है इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पे वहाँ की राजधानी, अमेरिका की राजधानी क्या है ये क्वेश्चन पूछे तो वह वॉशिंगटन डीसी। बहुत न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वहाँ की जो राजधानी वो है वॉशिंगटन डीसी। और किसके नाम पे रखी गई थी? वहाँ के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति है वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्चस्व यानी जो हैगेमोनी बोलते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो किसी एक देश के अगुवाई या प्रालाप। इसका प्रयोग प्राचीन यूनानी और एथेंस के प्रांत चिन्हित किया गया था। तो इसका वर्चस्व देश सैन्य शक्ति जो ये थे वर्चस्व की स्थिति नियत होती थी, जिसे एक बार वर्चस्व कायम कर लिया गया तो वो हमेशा के लिए कायम कर लिया। ऑप्शन डी। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? अभी तक कहा गया दिखावे के लिए कहा गया कि ये सामूहिक संहार के हथियार को बनाने से रोकने के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन मेन मकसद क्या था? वो चाहता क्या था? तो अभी मैंने बताया कि वहाँ पे अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम करना और जो इराक के तेल भंडार है ना उस पर कब्जा कर लेना, सस्ता तेल खरीदना। तो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना। इतना ही है। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश की संख्या? जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? जो न्यायाधीश है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लगभग 9 वर्ष का होता है। तो कितनी होती है न्यायाधीशों की संख्या? 15 होती है और 9 साल कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 में कितने स्वतंत्र देश शामिल थे? 2006 में तो 192, और अभी कितने हैं? 192। इसमें दक्षिणी सूडान अभी अभी 2011 में शामिल हुए। तो 2006 तक का पूछा जाएगा तो 192, 2011 के बाद पूछा जाएगा तो 193। सबसे नया सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जिम्मेदार? तो डब्ल्यूईपी। रासायनिक हथियारों को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश शामिल हैं?
तो 184 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 184 ग्रुप 7 के भी सदस्य इस पर डोमिनेंस करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब था जी बताओ? तो वो बना था 24 अक्टूबर 1945 में, और हम 6 दिन बाद शामिल हो गए थे 30 अक्टूबर 1945। तो आई होप आपको दोनों डेट याद रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को बन गया, और हम 30 अक्टूबर 1945। सोचिए, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम गुलाम थे, फिर भी हमें हम जाके कि हमें भैया जब हम आज़ाद होंगे तो हमें इसका सदस्य बना लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? अब तो ये याद हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। 1939 से 1945। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने? तो सुरक्षा परिषद होता क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। तो इस पे कितने कुल सदस्य रहते हैं? तो 15 मेन। इस पे 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं यानी परमानेंट, और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। संयुक्त परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से? देखिए, जो मैं अभी बोलता हूँ वही क्वेश्चन है। वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो अमेरिका कहाँ कहाँ है, यहाँ पहले देख लेते हैं। अमेरिका कौन कौन से में है? फर्स्ट वाले में तो हो ही नहीं सकता, अमेरिका ही नहीं है। सेकंड वाले में है अमेरिका, थर्ड वाले में। तो अमेरिका इन तीनों की होने की संभावना है। देन ब्रिटेन है इसमें, इसमें ब्रिटेन नहीं है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो। नेक्स्ट है अमेरिका और ब्रिटेन मिलके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो यहाँ फ्रांस है, यहाँ भी फ्रांस। अब रूस यहाँ नहीं है यहाँ, लेकिन जापान के पास नहीं है, तो ये भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो जो सुरक्षा और व्यापार हेतु, जो सुरक्षा और शांति हेतु, शांति और सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945, तो 1945। 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2006 में तो लेबनान पर। लेबनान। लाइन से कंट्रीज के नाम याद होना चाहिए, चाहे वो एशिया क्यों बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। अब चलते हैं ईस्ट एशिया में। मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। सेंट्रल एशिया में गए तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बाल्टिक कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ताप वृद्धि, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। ताप वृद्धि भी बोल सकते हैं, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कौन नहीं थे? अब कौन कौन थे इनके नाम तो याद होना चाहिए। तो माओ से तुंग ये नहीं थे। कौन कौन से थे? कोफी अन्न कोफी अन्न, बुतरस घाली टाइल। अभी कौन से वर्तमान में कौन से? तो गुटेरेन। हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, किसका कथन है? किसने कहा था हथियार लड़ने से? मार्क्स। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। किसने कहा था? डेग डेबरसोल्ड। अब वो खोलेंगे सेकेंड पेज में, चैप्टर का सेकेंड पेज, उसी में दो लोगों की बात कही गई है।
तो मेनली कहा गया कि ये स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि नरक से बचाने के लिए। तो किसने कहा था? डेक डेबर सोल्ड। नाम याद रहेगा तो ज़्यादा से। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी नहीं? विशेष एजेंसी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड। तो कौन कौन सी विशेष एजेंसी नहीं है? तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी विशेष एजेंसी नहीं है। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसकी स्थापना हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी? सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 51 देश ने इस पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को आम सभा में कितने वोट देने का अधिकार है? तो एक ही ठो है, ऑप्शन बी एक। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह किसका मानचित्र माना जाता? तो विश्व का मानचित्र। वही विश्व का मानचित्र पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज में दिया हुआ विश्व का मानचित्र, और चारों तरफ जो जैतून की पत्तियां लगी हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैतून की पत्ती क्यों लगी हुई? तो उस जैतून की जो पत्तियां हैं उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो वो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए विश्व को उसका जो सिंबल है वो वर्ल्ड मैप में जैतून की पत्तियों को दे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वही थी 1945 में। 1945 में और क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना। ग्लोबल वार्मिंग की औसत कितने तापक्रम वृद्धि है? तो डिग्री। इसको आपको रीड करना है, यू हैव टू कम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशेष अधिकार के विषय में नहीं है? विशेष अधिकार बोले तो वो इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि किसी निर्णय संतुष्ट नहीं होता। तो ये गलत है, क्योंकि जो वीटो पावर है वो इसके परमानेंट मेंबर ही एक्चुअल में तो इसके परमानेंट मेंबर ही इसको चला रहे हैं। ये 5 घोड़ों के रथ जैसा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक और, क्लिंटन के दौर में जो प्रथम चीज़ हुई थी, पूरे चैप्टर हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो पहली चीज़ क्लिंटन के दौर में हुई थी वो थी जो 1998 में हुई थी लगभग। इसमें क्या हुआ था कि जो यूगोस्लाविया है ना, उसने अपने प्रांत कोसावो में अल्बानियाई आंदोलन को कुचलना चाहा। तो उस पर क्या हुआ कि नाटो ने ना 2 महीने तक उस पर बमबारी की थी। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? UNO। So let's continue. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1956 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 54। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में नई व्यवस्था को जन्म दिया। आप बताइए कौन सी व्यवस्था को जन्म दिया था? आपको जल्दी से आंसर देना है, कमेंट करना है तुरंत। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शांति और स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की मृत्यु वायुयान दुर्घटना से हुई थी। बाप रे बाप, इतना डीप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रिगेव लाई। अभी बुक खोल के देखते हैं कि उसमें कहाँ दिया। काफ़ी टाइम लगेगा हालांकि उसको बुक खोलने में। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किसका तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? 1962।
इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं? तो स्थायी सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो अमेरिका है, ब्रिटेन, इटली नहीं। इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं? अब दक्षेस यानी दक्षेस, सार्क। सार्क में कौन कौन से देश आते? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये सब देश आते, तो मालदीव नहीं है। ये तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। बताइए अब भी क्वेश्चन। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कांगो के गृह युद्ध में शांति निर्माण की विधि का प्रयोग। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस दिशा में बनाया गया? जो नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम है वो किस दिशा में बनाया गया? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। बहुत जल्द अब हम सेकंड बुक को भी कर ही लेते हैं, क्योंकि आप 1 घंटे वेट कर सकते हैं, तो 1 घंटे, आधा घंटा और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे सेकंड बुक भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में। हेग, हेग। देखिए जो 6 हैं इसकी एजेंसीज, कौन कौन सी हैं? 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत पावरफुल होता है। किसी देश पे यदि एम्बागो लगा देना तो वो देश किसी से व्यापार नहीं कर सकता। परमाणु अप्रसार संधि और अस्तित्व में कब आई थी? तो वो आई थी 1968 में। एकदम डेट पूछ लेता अचानक से, डेट याद होना चाहिए। LTBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। एक है NPT। NPT से शुरू करते हैं। नो नो, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी से ही शुरू करते हैं, वही पहले दिया हुआ। कौन सा कलर चूज कर? LT LTBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अलावा NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रीटी, वो है सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। इसकी 2 बैठक हुई थी, दोनों 1972 में हुई थी। एक और आता है स्टार्ट, START, स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये 6 ट्रीटी। जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी वो हुई थी 1963 में, और दूसरी हुई थी 1968 में। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963। NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। सॉल्ट हुई था 1972। सॉल्ट सेकंड हुआ था 1972। सॉल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। थर्ड स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1992 और 1998 में हुआ था। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? ये पूछा जा रहा है, तो ब्राजील में हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी? ND रूजवेल्ट ने। क्या बोला? सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो, पदबंध कितना गाल। तो ये थे। अब हम चलते हैं सेकंड बुक की ओर। सेकंड बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मुस्लिम आबादी का इलाका भारत के पूर्वी में था, जबकि पश्चिमी इन दोनों क्षेत्रों में था। तो पूर्वांचल क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ऑप्शन सी। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक। क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी, खूब ज़्यादा मेजोरिटी है।
जैसे हिंदूज की मेजोरिटी, अब सेकंड मेजोरिटी किसकी अपने देश में, तो मुस्लिम, और माइनॉरिटी में भी आते हैं हालांकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत में पर अंग्रेज का शासन था, दूसरी तरफ मोटे तौर पर रजवाड़े जिन पर शासन किया करते थे, तो राजाओं को। भयावह से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रीटी विद नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग वधु से चित प्रतीक्षित, और ट्रीट विद 1947 में आज़ादी के बंटवारे के साथ मिली है भारत पाकिस्तान के लिए। दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था। कौन सा वर्ष, 1940? गलत लिखा हुआ, पूर्ण विकास का वर्ष था ये तो नहीं। प्रसन्नता और सौहार्द, नो। अभूतपूर्ण हिंसा और फिर ऑप्शन बी इसका एग्जैक्टली करेक्ट है, वही लिखना है यहाँ, ऑप्शन बी। स्वतंत्र देश स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मेरे को नहीं दिख रहे हैं ताकि, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरत है। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्यतः कितनी चुनौतियां से रही, तो 3 चुनौती। कौन कौन सी 3 चुनौतियां थी, कमेंट कर देना। आज़ादी मिलते ही भारत के चौथी चुनौतियां क्या थी, तो अंग्रेजों की। भारत के विभाजन के कारण अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। कितने लोग थे, लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ के बाहर जाना पड़ा। भारत में विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी, तो 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत मुस्लिम राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, बाप रे। भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया, धार्मिक बहुसंख्या का आधार। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। प्रथम चुनौती कौन सी थी, कौन सा था, तो देश में बहुसंख्यक समुदाय, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल, ऑप्शन सी। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हुए तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री और बंगाल मदासी आदि समुदाय में बटे हुए हैं। तो ये कथन किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। सन 1947 में 2 राष्ट्र के एक अस्तित्व आने किस कारण हुआ था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी, तो मुस्लिम लीग ने की। भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन संबंधी फैसला का विरोध कौन से नेता ने जान गंवाई थी, पोट्टुरू श्रीराम भालू। आंध्र प्रदेश अलग राज्य का दर्जा कब मिला, मद्रास से टूटा था, तो इसको अलग राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1952। भाषा के आधार पर बनाया गया देश का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब लाया, 1953। 1952 में इसको फोड़ फाड़ करके मतलब अलग कर दी। सन 1962 में जन आंदोलन के कारण बम्बई के 2 राज्यों में किन किन राज्यों में विभक्त हो गए, बम्बई हो गया था महाराष्ट्र और गुजरात में। मुंबई बहुत स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों ने सन 1947 में कितनी थी, तो 1565। हैदराबाद के जो शासक होते उनको निजाम कहा जाता है।
जैसे हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो अपने आप को राय कहा करते थे, यहाँ के शासक भी अपने आप को निजाम कहा करते थे। ऐसे अलग अलग जगह में कई कहा जाता है। सो लेट्स सी, हैदराबाद के निजाम ने क्या घोषणा की थी? तो स्वतंत्र रहेंगे, घोषणा की हम स्वतंत्र रहेंगे। औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं किस प्रकार तय हुई? अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए थे उनका अलग प्रांत का दर्जा मिला। भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को उसी में सुधार किए। भारत सरकार द्वारा प्रांत का पुनर्गठन भाषाई के आधार पर हो का संपूर्ण देश में विरोध हुआ। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, सब जानते हैं। डॉक्टर श्यामराय मुखर्जी किस दल से थे? तो जो भारतीय जनसंघ, श्यामराय मुखर्जी भारतीय जनसंघ। कश्मीर में भारत के विलय पत्र पर किसने हस्तक्षेप किए थे? तो राजा हरि सिंह कश्मीर के शासक। 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन इसके बाद थे। पहले राष्ट्रपति कौन? देखिए, देश का, यू हैव टू कमेंट, देश का पहला गृह मंत्री कौन थे? जिन्होंने भारतीय एकीकरण में, भारतीय जो रियासतें थी उनके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया। इनको एनसीआर भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस काल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। राष्ट्रीयकरण यानी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ली। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया? औद्योगिकरण में सेकंड पंचवर्षीय योजना में काफ़ी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोवा भारतीय संघ का विलय कब हुआ? तो एक ऐसे आंखें बंद कीजिए, बोलिए 987 आंखें बंद। देखिए 987 लास्ट में ना, तो यही करेक्ट ऑप्शन। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश थे? तो 9। भारत में पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। सो लेट्स सी द सेकेंड चैप्टर के एमसी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। टाइम कितना हो रहा है? 1:14। तो लगभग 2 चैप्टर और बचे हैं, बस पूरा ही हो गया लगभग। बस 2 चैप्टर और करने हैं, तो 5 मिनट दोनों चैप्टर में लगेंगे, तो अप्रॉक्स हो जाएंगे 20 मिनट। 25 पे ख़त्म हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर कौन थे भीमराव अंबेडकर? आप लोग जानते हैं। जाति विरोधी आंदोलन के नेता, स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, वन आंदोलन के नेता। तो ऑप्शन ए। सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। केंद्र सरकार ने जो पार्टी थी उसको बर्खास्त कर दिया था। क्यों करा था?
कौन सी पार्टी को? कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त। सन 1959 में जब कम्युनिस्ट पार्टी केरल से बर्खास्त किया गया तो केरल में किस नेता का नेतृत्व कड़ा विरोध किया गया था? 1959 में केंद्र सरकार ने क्या करा, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बर्खास्त कर दी। अब इसका विरोध किसने करा? इस आंदोलन का मतलब इसका विरोध करा क्यों क्यों करी हमारे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त? तो डॉक्टर M.S. नबूदरीपाद। जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक भारत में संस्थापना कब हुई थी? सन 1885 में 1880। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। सन 1929 में नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटों में मतदान हुई, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को कितने मिले थे? तो वो उनको 368 सीटें मिली थी। भारत में पहले आम चुनाव और किस में दूसरे पर कौन सी पार्टी थी? जो पहला आम चुनाव हुआ उस पर दूसरे स्थान पर थी कम्युनिस्ट पार्टी, पहले नंबर स्थान पर थी कांग्रेस पार्टी। दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई थी? तो दूसरे पार्टी में जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा जो आम चुनाव था वो किस वर्ष हुआ था? 1957 में हुआ था। तीसरा आम चुनाव कब हुआ था? एकदम डेट भी याद रखनी। दो चीज़ें एग्जैक्टली याद रखिए। देखिए पहले 5 ईयर प्लान कब कब हुए? 5 ईयर प्लान उनको पहला तो, और कब कब चुनाव हुए? 5 साल में होते हैं, कब कब हुए उनको। भारत का संविधान 9 नवंबर 1923 किया गया और कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था, जिसमें प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो कौन था इसका प्रथम चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदान भारत आए थे? प्रथम जो लोकसभा चुनाव उसमें कितने मतदाता भारत में? तो उसमें थे 17 करोड़। भारत में प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो वो था 1952। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बड़े कौन से क्वेश्चंस दे दिए, लगता गलती से आ गए 11th के। नहीं ये सही है, वैसे बुक में नहीं दिया ये। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूरी बुक पढ़ चुका। साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ? जो साम्यवादी समूह था उसका उभार हुआ था 1920 के दशक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत में प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसदों करवाया था? सी ऑप्शन का। भारत में प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? जब पहला आम चुनाव हुआ तो कितने लोग पढ़े लिखे थे? 15%। प्रथम आम चुनाव में भारत के चुनाव आयोग ने देश में कितने अधिकारियों को प्रतिशत किया? 3 लाख से अधिक। 22 जनसंघ
में देश के आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की? जनसंघ ने 1952 का चुनाव हुआ था ना, उस पर कितनी सीटें प्राप्त की? अब सोचिए, हमें इतना डीप में वी हैव टू इतना डीप में जाना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। राष्ट्रीय 3 सीटें मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में, जनसंघ को। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? जो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, तो कांग्रेस। कौन सा साल था कौन सा साल था जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी सरकार बनी थी? हाँ, तो ऑप्शन डी 1972। संपूर्ण शांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो संपूर्ण क्रांति का नारा था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा एकल पार्टी के बारे में? तो ऑप्शन बी इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग था, उसका गठन कब हुआ था? बस लास्ट 2 मिनट और लूँगा, फिर वीडियो हम एंड करने जा रहे हैं। हालांकि लाइव आने वाली थी, लेकिन लाइव में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लाइव नहीं हो पाई इसलिए। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुए? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। इस इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय व्यवस्था, उसमें सवाल ही नहीं उठता थी या है या मौजूद है, ऐसा पूछे तो बहुदलीय व्यवस्था रहेगी का नहीं पता, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था है जब से। 1967 भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो वो थी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। चलिए हम देखते हैं थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आर अप्रॉक्सीमेटली ओवर। यह नियोजन की राजनीति। 1960 के दशक में भारत के समाज में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, वो थे बिहार में सबसे ज्यादा। द्वितीय पंचवर्ष योजना की अवधि का संबंध कौन सा तथ्य सही है? तो कृषि उत्पादन में अत्यधिक जोर पड़ 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? सामान्य। हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त? धनी किसानों को, छोटे धनी किसानों को। बस 1 मिनट और फिर हम क्लास खत्म करते हैं। पूरी ये फटाफट एमसीक्यू कर ले, कितने हैं जरा? 36%। और हम फोर्थ में आ चुके हैं, केवल 30 और करने बस। मेन चीज़ सभी मैंने बता दी, जितनी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हालांकि इतनी लंबी पूरी वीडियो तो कोई देखा नहीं होगा, यदि आपने देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू।
ऑप्शन बी, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आजाद भारत की तीसरी चुनौती थी कठिन साबित हुई। भारत में किस मॉडल की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? दूध उत्पादन की वृद्धि से। सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन किस राज्य से? गुजरात। लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा। लौह अयस्क का भंडार उड़ीसा में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसे प्रधानता दी गई थी? कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसी प्रधानता दी गई थी? उद्योगों को। भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध है संपूर्ण देश में स्वागत किया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन के मध्य में दमदार कृषि को केंद्र में रखने की बात की। नियोजन की शहरी औद्योगिक तब की। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, ये नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके की समृद्ध हो रहे, इसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। किसने कहा था? डी। भारत सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम कब चलाया था? ऑप्शन सी, अमृत अमूल सहकारी आंदोलन को कहा गया? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की श्रेणियां किसानों को। अमेरिका पे हमें जब खाद्यान्न संकट आया था तो उस पर निर्भर रहना पड़ा था। उस टाइम पता उनने क्या दिया था? लाल चावल। आप उसी को जानवरों को खिलाने वाला वो हमें दिया था कि ये खा लो, तुम्हारे यहाँ नहीं खाने को हम दे रहे हैं जी। 1950 से 60 के दशक के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या था? 1950 से 60 दशक के बीच तो वो था 3 से 3.5। पूंजीवादी मॉडल में विकास काम किस से होता है? निजी क्षेत्रों द्वारा। समाजवादी मॉडल में विकास कार्य हेतु। बॉम्बे प्लान में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं? खाद्य संकट का सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? तो बिहार में सबसे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 66। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहा जाता है? किसे? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को श्वेत क्रांति हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सूचना के अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में। 2009 में एक और आया था शिक्षा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वीपी सिंह ने लागू कर दिया था। भारत में अगुआ दौर में किसकी नीति? भारत में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से? गुजरात। हाँ मम्मी। भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 बार ये क्वेश्चन पूछे। तृतीय अर्थव्यवस्था। पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से लेकर 19। टाइम ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।